हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपको दोस्त विनय कुमार सिंह। इकोलॉजी का जो क्वेश्चन था उसका हम आंसर दे रहे थे। बीएचयू का जो क्वेश्चन आए हुए हैं 2008 से लेकर 2020 तक का, वो हम कवर कर रहे थे और 13 पार्ट्स हो चुके हैं उसके। बहुत सारे क्वेश्चन हमने उनमें कवर किए हैं। पर पार्ट करीब 15 क्वेश्चन हमने उसमें कवर किए थे। अब देखते हैं हम इकोलॉजी का पार्ट नंबर 14 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 191। ठीक। The maintenance of relatively constant internal environment under varying external environment is defined as। देखिए, जो मैं पूछा है कि जो मेंटेनेंस हम करते हैं अपने बॉडी का, जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो हम रिलेटिवली कांस्टेंट रखते हैं, चाहे हमारे एनवायरनमेंट का जो भी हो चीज़ें वो वरी करती हो, तो उसे हम मतलब ये किसका डेफिनेशन है? एक्टोथर्म का, एंडोथर्मिक, या होम्योस्टैसिस ऑन नन। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आप कंफ्यूज हो सकते हैं इससे, किससे? एंडोथर्मिक एनिमल से। एंडोथर्मिक एनिमल में क्या होता है? वो अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में पूछा है कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, ना कि यहाँ पे टेम्परेचर। सो करेक्ट आंसर क्या है आपका? होम्योस्टैसिस। बायोलॉजी में होम्योस्टैसिस क्या होता है? इट इज द स्टेट ऑफ स्टेडी इंटरनल फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस मेंटेन्ड बाय लिविंग सिस्टम। This is the condition of optimal functioning for the organism and includes many variables such as body temperature and fluid balance being kept within certain preset limits। या होम्योस्टैटिक रेंज में हम रहते हैं, तो ये होम्योस्टैसिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 192 पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ लैप्स रेट इज। लैप्स रेट का वैल्यू कितना होता है? फर्स्टली लैप्स रेट क्या होता है? द लैप्स रेट इज द रेट एट विच एन एटमॉस्फेरिक वेरिएबल, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या करता है? गिरता जाता है एल्टीट्यूड बढ़ने से। ठीक, तो उसे लैप्स रेट बोलते हैं। लैप्स रेट arises from the word lapse in the sense of gradual fall। लैप्स का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअल फॉल। It averages about 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर in the lower atmosphere। ट्रोपोस्फियर की अगर हम बात करें तो पर 6.5 अरे क्या बोलते हैं, पर किलोमीटर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड आपका लैप्स रेट होता है। मतलब इतना टेम्परेचर फॉल होता है पर किलोमीटर राइज में ट्रोपोस्फियर में। तो क्या है यहाँ पे आपका? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर। 1000 मीटर इज इक्विवेलेंट टू 1 किलोमीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 193 पे आते हैं। हु कॉइन्ड द टर्म बायोकोइनोसिस। ये जो टर्म है बायोकोइनोसिस, या आप कह लीजिए बहुत सारे इसको अदर टर्म है। बायोकोइनोसिस आल्सो बायोसिनोस, बायोटिक कम्युनिटी, बायोलॉजिकल कम्युनिटी, इकोलॉजिकल कम्युनिटी, या लाइफ असेंबलीज, अदर टर्म्स है। इसको आप बोल सकते हैं कॉइन्ड बाय कार्ल मोबियस इन 1877, डिस्क्राइब द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर इन अ हैबिटेट। द यूज ऑफ दिस टर्म हैज डिक्लाइंड इन 21st सेंचुरी। और अभी जो है इसका जो वर्ड का यूज है वो लगभग ना के बराबर होता है। लेकिन इसका क्या है करेक्ट आंसर? कार्ल मोबियस। 194 पे आते हैं। ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम इज नोन एज। दो इकोसिस्टम के बीच में, आपको पता है इकोसिस्टम तो आपने पढ़ा होगा, पॉन्ड इकोसिस्टम, ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम एक्सेट्रा। यहाँ पे पूछा है ट्रांजिशन जोन जो होता है, बीच का जोन जो होता है दो इकोसिस्टम का, वो क्या कहलाता है? वो जोन क्या कहलाता है? तो उसे हम इकोटोन बोलते हैं। एन इकोटोन इज अ transition area between two biological communities where two communities meet and integrate। It may be narrow or wide and it may be local। The zone between a field and forest, फील्ड और फॉरेस्ट के बीच का जोन होगा वो लोकल होगा, या रीजनल ये हो सकता है। ट्रांजिशन बिटवीन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ओके, क्वेश्चन नंबर 195 पे आते हैं। द जोन ऑफ द लेक वाटर बॉडी वेयर लाइट डज नॉट रीच इज नोन एज। तो लेक वाटर बॉडी की बात हो रही, कह रहा है लेक वाटर बॉडी में वो कौन सा जोन होता है जहां पे लाइट नहीं पहुंचती है? लिम्नेटिक, लिटोरल, बेंथिक और प्रोफंडल। तो जब आप लेक के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें लेक से रिलेटेड है इकोलॉजी में, ठीक है, एपीमिलियन, हाइपोमिलियन एक्सेट्रा, और भी सारी चीजें हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको अलग अलग जोन में बांटा जा सकता है। लिम्नेटिक जोन है यहाँ पे कुछ दूरी तक लिम्नेटिक जोन होता है। फिर आपका क्या होता है, ये लिम्नेटिक जोन हो गया। ये सबसे पहले आपका लिटोरल जोन आएगा, एकदम शैलो। फिर लिम्नेटिक आता है, समझिए यहाँ तक का गहराई। फिर आपका आता है प्रोफंडल,
प्रोफंडल जोन सबसे लास्ट होता है, और फिर उसके भी नीचे आता है बेंथिक, जो एकदम सरफेस पे लगे हुए रहते हैं, वो जोन सरफेस एकदम लेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे प्रोफंडल जोन जो होता है, यहाँ तक लिम्नेटिक जोन तक तो लाइट पहुंचती है, इसके बाद प्रोफंडल जोन में लाइट नहीं पहुंचती है। तो वो जोन वाटर बॉडी का, लेक वाटर बॉडी का, जहां पे लाइट नहीं पहुंचता है, वो प्रोफंडल जोन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 196 पे आते हैं। द प्लांट विच ग्रोज बेटर इन द सनलाइट इज कॉल्ड एज, कह रहा वो प्लांट जो सनलाइट में बेटर ग्रो करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सायोफाइट्स, हेलियोफाइट्स, हैलोफाइट्स या हाइड्रोफाइट्स? तो हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? जो प्लांट पानी में ग्रो करते हैं उनको हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। हेलोफाइट्स किसे हम बोलते हैं? जो प्लांट्स साल्ट रिच जगहों पे ग्रो करते हैं वो हेलोफाइट्स कहलाते हैं। अब दो चीज आया जहां पे एक्चुअली सनराइज से रिलेटेड है, सायोफाइट्स एंड हेलियोफाइट्स। तो हेलियोफाइट जो होते हैं वो सनलाइट में ग्रो करना पसंद करते हैं, बेटर सनलाइट में। वहीं सायोफाइट जो है ये छाया वाले जगहों पे ग्रो करते हैं। तो सायो और छाया दोनों का लगभग मिलता जुलता प्रोनाउंसिएशन, मतलब कह लीजिए आप, अब वर्डिंग आता है तो आप उससे याद करिए। सायोफाइट्स छाया में ग्रो करते हैं। ओके, तो सायोफाइट्स आर shade loving trees or plant. These plants have a larger photosynthetic unit than sun plants, जैसे हम हेलियोफाइट्स कहते हैं। तो हेलियो मीन्स जो सनलाइट पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं, 197। द एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस स्टैंड, एनवायरमेंटल रेसिस्टेंट कहलाता है वो क्या होता है? आर डी एन अपॉन डी टी, के माइनस एन अपॉन के और एम। तो एनवायरमेंटल रेसिस्टेंट का क्या मतलब होता है? जो यहाँ पे टर्म है एक्चुअली के माइनस एन डिवाइडेड बाई के इन द इक्वेशन फॉर लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ अगर कहीं पे होता है तो दो चीजें होती है, एक तो एक्सपोनेंशियल, एक ये हो गया आपका जे शेप, एस शेप्ड का कर्व। ठीक, जे शेप्ड वाला एक्सपोनेंशियल होता है, ये यहाँ पे जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये एस शेप्ड है। जे शेप्ड कब होता है? जब जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम छोड़ दे ग्रो करने के लिए, डिवाइड हो रहा है वो, ठीक है, आराम से उसका नंबर बढ़ते जा रहा है, तो वो जे टाइप का ग्रोथ वहां पे आपको मिलेगा। ठीक, क्योंकि वहां पे कोई भी एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस नहीं होता है कि वहां पे उसको फूड की कमी हो रही है या कुछ और। लेकिन ये जो है एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस जब आता है तो जो आपका ये ग्राफ है ये कैसा बनेगा? एस शेप्ड का बनेगा। तो इसके लिए यही है डी एन डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस वन के माइनस एन अपॉन के। तो अगर आप यूजुअल जे शेप के लिए बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन, मतलब जितना उसका बायोटिक पोटेंशियल होगा उसी हिसाब से वो ग्रो करता जाएगा। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड है वहां पे, तो आप ये लगाते हैं के माइनस एन अपॉन के। ओके, क्वेश्चन नंबर 198 पे आते हैं। पूछा है आपसे ग्रासलैंड विथ स्कैटर्ड ट्री इज नोन एज, ग्रासलैंड विथ स्कैटर्ड ट्री अगर वहां पे रहे तो इसको क्या बोलते हैं? प्रेरी, स्टेपी, सवाना और नन। तो सवाना एक्चुअली होता है आपका, सवाना का एक आंसर है इसका। ठीक है, सवाना इज ग्रासलैंड विथ स्कैटर्ड इंडिविजुअल ट्रीज। देयर आर टू मेन काइंड्स ऑफ ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। दो चीजें हो गई। टेम्परेट ग्रासलैंड में क्या आता है आपका? स्टेपी आता है, प्रेरीज आता है और पैम्पस आता है। वहीं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में आपका क्या आता है? सवाना, और यहाँ पे आपको स्कैटर्ड ट्री भी देखने को मिलता है। ये मैप है मेजर ग्रासलैंड ऑफ वर्ल्ड का, सवाना कहाँ कहाँ पे है, ये फिर प्रेरीज और स्टेपी। ओके, ये देखिए सवाना, प्रेरी यहाँ पे जो है, स्टेपी यहाँ पे ये जो करके है, मैं आप थोड़ा देख लीजिएगा, इस साइड पे डिटेल है, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199 पे आते हैं। द नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया इज नोन एज, नंबर ऑफ स्पीसीज, एक एरिया में अगर अलग अलग टाइप के स्पीसीज हैं, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट रिचनेस, इवननेस नहीं, रिचनेस। ठीक, वहां पर मतलब स्पीसीज रिच जगह है वो। Traditional attempts to define biodiversity consider two components, that is richness, the number of species in the ecosystem, and evenness, the extent to which species are evenly distributed. ठीक, तो अगर स्पीसीज का वहां पे वो रहता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, तो वो इवननेस कहलाता है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्पीसीज का, तो हम मतलब किसके टर्म में बात कर रहे हैं? रिचनेस के टर्म में। क्वेश्चन नंबर 200 पे आते हैं। विच सर्व एज अ गुड इंडिकेटर ऑफ लैंड प्रोडक्टिविटी, लैंड प्रोडक्टिविटी को
क्या शो करता है? ग्रासलैंड, पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, ऑल ऑफ दीज। तो लैंड प्रोडक्टिविटी का एक्चुअली गुड इंडिकेटर क्या है? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो होते हैं ये जहां पे होते हैं, दैट मीन्स वो जो लैंड है वो प्रोडक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 201, द रीजनल बायोटिक यूनिट्स डिलिमिटेड बाय मेजर वेजिटेटिव टाइप्स इज नोन एज। कह रहा है रीजनल बायोटिक यूनिट्स जो मेजर वेजिटेशन टाइप से क्या हो, डिलिमिटेड हो, तो वो क्या कहलाता है? इकोसिस्टम, लैंडस्केप, बायोमंडल। तो एक्चुअली ये इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? बायोम। बायोम इज अ लार्ज रीजनल यूनिट delimited by specific climatic zone having a particular major vegetation zone and its association fauna like tundra, desert, temperate deciduous forest, tropical rainforest। यहाँ पे एक पर्टिकुलर उनका क्लाइमेट होता है, पर्टिकुलर टाइप का वहां पे वेजिटेशन ग्रो करता है। ठीक, इसका करेक्ट आंसर क्या था? बायोम। 202 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन। न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन में इसमें से कौन सा चीज हेल्प करता है? मिनरलाइजेशन, नाइट्रिफिकेशन, लीचिंग और इमोबिलाइजेशन। तो आप देखेंगे न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन की बात हो रही है, लीचिंग में न्यूट्रिएंट जाता है, ठीक, नाइट्रिफिकेशन में भी न्यूट्रिएंट जाता है, मिनरलाइजेशन जब होता है उसमें भी आपका न्यूट्रिएंट चला जाता है, लेकिन जो आपका इमोबिलाइजेशन है, it is the conservation of inorganic compound to organic compound by microorganism or plants by which it prevented from being accessible to plants. Immobilization is the opposite of mineralization. Plant utilize minerals in inorganic form, hence immobilization help in nutrient conservation. तो आपको पता है इमोबिलाइजेशन जो है इसका अपोजिट क्या है? मिनरलाइजेशन। जब चीजें मिनरलाइज हो जाती हैं तो प्लांट या जो भी अदर चीजें हैं वो उसको यूज करने लगते हैं। वहीं जब इमोबिलाइजेशन होता है तो वहां पर न्यूट्रिएंट क्या कह लीजिए आप, कंजर्व फॉर्म में है, वो यूजेबल फॉर्म में नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 203, इन ओशन द प्रोडक्टिविटी इज जनरली लिमिटेड बाय। कह रहा है ओशंस में प्रोडक्टिविटी जो होती है जनरली किससे लिमिटेड होती है? फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो outside high nutrient low chlorophyll areas, productivity in most of the ocean, about 70%, 75% is limited by the availability of inorganic nitrogen despite very low concentration of iron, in some cases phosphate। ठीक, तो यहाँ पे जो ओशन की प्रोडक्टिविटी है वो जनरली किससे लिमिटेड होती है? इसमें से जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, नाइट्रोजन से, फास्फोरस रहेगा, सल्फर रहेगा, ठीक है, पर नाइट्रोजन से उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जनरली डिलिमिटेड रहती है, लिमिटेड रहती है। क्वेश्चन नंबर 204 पे आते हैं, स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फॉलन लॉग्स इज ड्यू टू। कह रहा है जो भी फॉलन लॉग्स होते हैं, कहीं पे कुछ जैसे गिरे हुए होते हैं पेड़ पौधे, उनको हम फॉलन लॉग्स बोलते हैं, लकड़ियां, ठीक, जो उनका स्लो रेट का डिकम्पोजिशन होता है वो क्यों होता है? लो मॉइस्चर कंटेंट, एनारोबिक एनवायरनमेंट, लो सेलुलोज कंटेंट और पुअर नाइट्रोजन कंटेंट। तो जो यहाँ पे ये बी सी डी वाले ऑप्शंस हैं, एनारोबिक एनवायरनमेंट जो है डिकम्पोजिशन को नहीं रोकता है, लो सेलुलोज कंटेंट भी जो है नहीं रोकता है, पुअर नाइट्रोजन कंटेंट भी नहीं रोकता है। अगर वहां पे मॉइस्चर कंटेंट लो है तो जो रेट है डिकम्पोजिशन का वो स्लो होगा। ठीक है, मॉइस्चर जितना अच्छे से रहेगा तो वहां पे माइक्रोब्स वगैरह जल्दी से वहां पे ग्रो करते हैं, ठीक, सॉल्युबलाइज करते हैं सारे कंटेंट को। नहीं तो लो मॉइस्चर जब होगा तो डिकम्पोजिशन का रेट क्या होगा? स्लो होगा। क्वेश्चन नंबर 205 पे आते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द साइंस डीलिंग विद द रिलेशन ऑफ प्लांट विद डिफरेंट ट्राइबल एंड एब ओरिजिनल सोसाइटीज इज कॉल्ड। तो कह रहा है जो साइंस है, कौन सा साइंस का कौन सा पार्ट है जो डील क्या करता है विद द रिलेशन ऑफ प्लांट विद डिफरेंट ट्राइबल एंड एबोरिजिनल सोसाइटी। जो ट्राइबल वाइबल कम्युनिटीज और उनके जो प्लांट के बीच में रिलेशनशिप है, तो जो साइंस का ब्रांच है क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी, कोलॉजी, एथनोबॉटनी और इकोनॉमिक बॉटनी। तो ये एथनोबॉटनी के अंतर्गत आता है। एथनोबॉटनी में हम क्या करते हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज द्वारा मेडिसिन है, फूड है, इन सब चीजों के बारे में, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटीज मेनली इन्हीं सब चीज पे डिपेंड रहते हैं। तो साइंस का वो ब्रांच जो ये डील करता है कि प्लांट्स एंड देयर रिलेशनशिप विथ द ट्राइबल कम्युनिटीज, वो किसमें आता है? एथनोबॉटनी। एथनोबॉटनी इज द स्टडी ऑफ रीजन्स प्लांट एंड देयर प्रैक्टिकल यूजेस थ्रू द traditional knowledge of a local culture and people. An ethnobotanist thus tries to document the local customs involving the practical uses of local flora for
many aspect of life such as plants as medicine, foods and intoxicants and clothing। सारी चीजें आती है इसमें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।